स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण और साहित्य का अध्ययन कराएंगे, उसी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी संधि विच्छेद, जिसकी पहली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और उसको बच्चे देख भी रहे हैं। निश्चित रूप से ज्ञान मिलता है जब आप ऐसी वीडियोस को देखते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आप एक कदम और आगे पहुंच जाते हैं। हमारा आज संधि विच्छेद का दूसरा भाग, क्योंकि हमने पहली वीडियो में केवल स्वर संधि के विषय में जाना। स्वर संधि के 5 भाग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। यदि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है तो वो अवश्य देखें, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएं। कि बहुत से आप चैनल देखते हैं, यूट्यूबर्स कहेंगे शॉर्ट ट्रिक से संधि, और ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ज्ञान के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। आप सीखते रहें, जितना आप सीखेंगे उतना कम है, क्योंकि ज्ञान का प्रचार और प्रसार हमारे मस्तिष्क के विकास करता है। अब हम शुरू करते हैं संधि की दूसरी क्लास, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में। आइए जानते हैं व्यंजन संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो है परिभाषा, लेकिन अब आपको यहां ये ज्ञान होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं पहली वीडियोस में भी, कि यदि आप संधि सीखना चाहते हैं तो संधि सीखने के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। अनिवार्य रूप से यदि आप वर्णों के विषय में नहीं जानते, आप स्वर व्यंजनों के विषय में नहीं जानते कि आधा कै में हलंत लगा दे तो वो आधा कै होता है, यदि ये नहीं जानते तो संधि बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको वर्णमाला का अच्छा ज्ञान है तो आपके लिए संधि कुछ नहीं है, क्योंकि संधि होती ही वर्णों के बीच है। संधि दो वर्णों का मेल है, इसका शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। जिन दो शब्दों के मध्य संधि होगी तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण, इनकी संधि होती है, और इसी से संधि परिवर्तन में जो भी कुछ विकार होता है वही संधि कहलाता है। यहाँ तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वर्णमाला अध्याय है, जो सबसे पहला अध्याय है, उसको आराम से पढ़ें, ताकि उसके बाद आप संधि जानें तो आपको इसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहां लिखा गया है कि जब हम व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं कि व्यंजन के बाद, यानी कि कै कबूतर से लेके गे इत्यादि तक सभी व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझिएगा, जैसे वाक प्लस ईश बराबर वागीश। अब यहां ये जो संधि हुई ये हुई आधे कै में और ई में, तो यहां व्यंजन के बाद जो स्वर, व्यंजन और स्वर का मेल है तो यह व्यंजन संधि है। स्वर स्वर के मेल में स्वर संधि होती है। कै और ई इन दोनों के मेल से जो बना है वो ध्यान दिख भी रहा है, ये कै आधा है। जब तक हलंत लगा रहे कै आधा रहेगा। आधा कै और ई की संधि हुई है और इनसे बना है गी। आप यहां देख रहे होंगे गी बन गया। अब ये परिवर्तन हम आगे समझेंगे अभी कैसे बना है। यहां देखें, सत, सत में जो पहला शब्द इसका अंतिम वर्ण हुआ तय, तय आधा है, प्लस जन, जन में है जय, आधा तय और आधा जय। इनमें जो संधि हुई वो बना सज्जन, और इन दोनों के मेल से जो बना है वो हुआ है आधा जय। आधे तय का आधा जय बन गया है। अब ये जो संधि है होती कैसे है, सबसे पहले ये जानेंगे आप कि ये परिवर्तन जय, तय का जय कैसे बन गया, कै का गे कैसे बन गया, ये हमें यहां देखना है। अभी आपने ऊपर केवल परिवर्तन समझा है। ये कह रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण, समझते रहिएगा, वर्ग जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग और ते वर्ग, ये आपने वर्णमाला में पढ़े हैं। अब वहीं से बात आ रही है। तो वर्णमाला का जो वर्ग है उसका पहला वर्ण, तो जैसे कै कबूतर है या चे चरखा है या टे टमाटर है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। अब जैसे ये समझिएगा कि कै कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, घे घड़ी और अण खाली, के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा।
यदि वर्ग के पहले वर्ण का मेल अर्थात के का पहले वर्ग में कौन आएंगे, के आएगा, चे आएगा, टे आएगा और पे आएगा और ते आएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये पहले वर्ण होंगे। यदि पहले वर्ण का मेल स्वर से हो, किसी भी ए आ ई उ ए ऐ स्वर से हो, या तीसरे मतलब तीसरे में होगा, जैसे के में गे होगा, चेचता छह छाता, इसमें जे होगा, टे टमाटर ठे ठटेरा, डे होगा और फिर होगा ते में ते तरबूज थे थन दे दवात होगा और ते पतंग थे फल बे बदन होगा। या तीसरे या चौथे वर्ण में घे है, झे है, ढे ढक्कन है, धे है, फेफल बेबकरी और भय है। या तो पहले वर्ग का अर्थात इनका मेल किसी स्वर से हो, या तीसरे वर्ण अर्थात इनसे हो, या चौथे वर्ण से हो, या अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, ये रे ले वे, इनसे हो। तो वर्ग का पहला वर्ण अर्थात जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब आप ध्यान रखेंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित, यानी कि के जो है वो गे में बदलेगा, चे जे में बदलेगा, टे यहां डे में बदलेगा और इधर से देखेंगे ते दे में बदल जाएगा और पे बे में बदल जाएगा। अब इनका बदलना हमें देखना है, जैसे समझे दिख दे, अब जो के है तो के में हलंत लगा हुआ है अर्थात यह आधा के है, इसका मेल हुआ तीसरे वर्ण से गे से, तो ये के जो है वो तीसरे वर्ण में ही बदलेगा अर्थात गे में बदलना चाहिए। अब जो के आधा है तो ये बदलेगा गे में, और गे भी कैसा होगा, आधा ही होगा। कहां है, ये रहा। संधि विच्छेद में कुछ भी लोप नहीं होता। दी यहां है, आधा के आधा गे में बदला, गज यहां लिखा हुआ है, गज ये लिख रहा, केवल आधा के जो बदला है वो आधे गे में परिवर्तित हुआ है। पुनः देखें, दिक अंत, यहां जो मेल है के का वो किसके साथ है, स्वर के साथ, यहां भी तीसरे में बदलेगा, तो के किस में बदलना चाहिए, गे में। यहां आधा के किस में बदलेगा, आधे गे में। अब दिमाग में आएगी बात कि यहां तो पूरा गे बना हुआ है। आप ये देखिएगा कि यहां जो के है उसका मेल किसके साथ है, ए के साथ, और हम ये जानते हैं कि यदि आधे के साथ ए मिल जाए तो पूरा के कबूतर हो जाता है। ऐसे ही आधा के आधा जो गे में हुआ लेकिन मेल किसके साथ हुआ, ए के साथ, तो पूरा गे हो गया, तो ये गे में बदला, ये रहा दिगंत हो गया। इसी प्रकार समझे, अच प्लस अंत, अच में चे में हलंत लगा हुआ है, आधा चे है, अब यह तीसरे वर्ण में बदलेगा, चे चरखा छह छाता जय जहा, जय में बदलना चाहिए, तो चे बदलेगा, लेकिन मेल किसके साथ है, स्वर के साथ, और जब चे का मेल स्वर के साथ होगा तो ये पूरा चे बनेगा तो पूरे जय में बदलेगा। यहां देखिएगा यह पूरे जय में बदला हुआ है। उसी प्रकार से आप यहां देखेंगे उत प्लस योग, यहां ते का जो मेल है वो किसके साथ है, अंतःस्थ व्यंजन लिखा हुआ है कि यदि आप अंतःस्थ वर्ण है कोई उसके साथ यदि मेल होगा तो भी वह तीसरे में बदलेगा। तो अब ते जो बदलेगा वो बदलेगा दे में, ते तरबूज थे थर्मस दे दवा, यहां जो ते है वो किस में बदलेगा, दे में बदलेगा। अच्छा, आधा रहेगा या पूरा, आधा रहेगा, आधा क्यों रहेगा, क्योंकि यहां क्या है, ये है, अगर ये की जगह ए होता तो पूर्ण हो जाता। समझ में आ गया, देख लीजिएगा कि पहला जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर स्वर के साथ में मिल जाए तो पूरा हो ही जाता है, हम जानते हैं, क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि के का गे हुआ है, चे का जे हुआ है और ते का दे हुआ है। इसी प्रकार पे का बे हो जाएगा और टे का डे हो जाएगा। आगे चलते हैं। आइए साथियों, अब हम जानते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम के विषय में कि वर्ग का जो पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण बार बार बोला जा रहा है, समझिएगा, यानी कि के कबूतर, चे चरखा और जी टे टमाटर, आपका ते तरबूज पे पतंग, इसके विषय में बात चल रही है। पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। यदि
किसी वर्ग के पहले वर्ण, ये लिखे हुए हैं पहले वर्ण, टे कबूतर, चे चरखा, टे टमाटर, ते तरबूज, पे पतंग का मेल अनुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? केवल ने और मैं को मैं यहां ले रहा हूं, ने नल और मैं, अनुनासिक जो नाक से हवा निकले से इनका जो है मेल हो जाए, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, कौन से वर्ग का, जैसे कै वर्ग है तो कै वर्ग का पांचवा अणे खाली, अणे खाली तो कै वर्ग में भी अणे खाली है, चे वर्ग में भी अणे खाली है और टे वर्ग में भी अणे खाली है, लेकिन तीनों ही अणे खाली बनती अलग अलग हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कै को बदलना है तो कै वाली अणे खाली आएगी, यदि आपको चे को बदलना है तो चे वाली अणे खाली आएगी, और यदि टे को बदलना है तो टे वाली अणे खाली आएगी। और वैसे ते तरबूज में ने पांचवा वर्ण होता है और जो पे पतंग है उसमें मैं पांचवा वर्ण होता है, तो इनका जो परिवर्तन होगा ये पांचवें वर्ण के रूप में हो जाएगा। पुनः समझें, के, चे, ते, पे, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यदि अनुनासिक से संधि होती है तब वो अपने स्वयं वाले अपने वर्ग के ही पांचवें वर्ण में बदलेगा। कैसे देखते हैं, उदाहरण देखिएगा, वाक प्लस में, तो यहां जो के है वो उसका जो मेल है, जो संधि है वो मैं के साथ है, मैं अनुनासिक है, तो अब जो के का परिवर्तन होगा वो हुआ अणे खाली में, वार्णिम। अब वार्णिम में अणे खाली जो है अणे, वार्णिम में अणे खाली कौन सी आई? के वाली। जैसे यहां देखिएगा षट प्लस मुख, तो यहां जो टे है उसका मेल किसके साथ है? अनुनासिक के साथ, तो टे अब पांचवें वर्ण में बदलेगा, लेकिन टे का जो पांचवा वर्ण है वो अणे खाली ये होती है, अणे खाली जो राणा वाली अणे खाली है वो टे की है। अब टे आधा है यहाँ क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो आधी अणे खाली बनेगी, यहां भी आधी है क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है। अब आप टे में समझिएगा, टे में बताओ आप क्या किसमें बदलना चाहिए? टे का मेल हुआ मैं के साथ, अनुनासिक से मिला, तो टे का पांचवा वर्ण क्या है? ते तरबूज, थे थर्मस, दे दवा, थे धनुष, ने नर, ने है, तो उसका परिवर्तन ने में होगा। कहां है? ये ने में, आधा ने है, आप चाहो तो हलंत लगा दो लाइन खींच के। जगत प्लस नाक, अब जगत में ते और संधि किसके साथ हुई? अनुनासिक के साथ। अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण की संधि अनुनासिक से हो तो इन्हीं का पांचवा वर्ण उसकी जगह आता है, केवल इतनी बात है। अब ते का पांचवा वर्ण फिर ने में होगा, तो यहां ने आ गया। ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण, के कबूतर अणे खाली में बदलेगा, चे चरखा अणे खाली में बदलेगा, टे टमाटर अणे खाली में बदलेगा, ते तरबूज है ने में बदलेगा, पे पतंग में बदलेगा। कब? जब इनका मेल अनुनासिक से हो, ने और में से हो। अब हम जान लेते हैं छाता। छह का क्या नियम है? छह संबंधी नियम है कि यदि किसी भी ह्रस्व स्वर, अब मैंने यहां ब्रैकेट में भी लिख दिया है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा, बताया गया है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर तीन प्रकार के हैं और इनमें से एक है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात ए, ई, उ, रे भी होता है, का मेल छह से हो तो छह के पहले आधा चे हलंत लगा हुआ है, आधा चे जुड़ जाता है, ये संधि है। ह्रस्व स्वर के साथ मेल होना चाहिए छह का। देखिए ये है यहां स्वे। अब आप बताइए स्वे में कौन सा ह्रस्व स्वर है? स्वे। बाद में जो क्लोजिंग होगी वो ए पे होगी, ए, और यहां शुरुआत है छह, तो यहां इसके पहले आधा चे लगेगा, ये रहा स्वे। अब ये यहां स्वे प्लस छंद, ये हो गया स्वच्छंद। इसी प्रकार से यहां देखें परी। बताओ परी में कौन सा ह्रस्व स्वर है? ये है परी। छोटी ई है, ह्रस्व स्वर है, प्लस छेद, स्वयं चे आ जाएगा, ये होगा परिच्छेद। समझ में आ रहा है? ह्रस्व स्वर से साथ मेल है यदि छह का तो आधा चे उसमें आ जाता है। अनु, छोटा उ है, ह्रस्व स्वर है, छह, अनुच्छेद। वी, छोटा ई है, प्लस छह, विच्छेद। ये लिखने की बात नहीं, आप समझ लीजिए। अगर आप बोलने वाले जो चीज बोली जा रही है उसको नहीं समझते तो फिर पढ़ने का कोई लाभ नहीं है।
और ये आप तब समझेंगे जब आपको ज्ञान होगा कि इसमें जो है जी ह्रस्व स्वर कहाँ है, इसमें कौन सा ह्रस्व स्वर है, यह है वी, वे ई, तो ई बोला, अब ई छोटा या बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा होता यदि इधर से होता, ये आपको पहचानना है। यदि आप पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण ही नहीं जानते तो संधि फिर आपको नहीं आएगी, अतः आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। व्यंजन संधि में महत्वपूर्ण नियम है तय का, और बहुत नियम है तय के कि किस प्रकार से तय का परिवर्तन होता है। तय संबंधी नियम में सबसे पहले आप देखें, यदि व्यंजन तय का मेल च से हो या छ से हो, च चरखा छ छाता, तय का मेल या तो च से हो जाए या छ से हो, तो तय का सदैव च हो जाता है। यानी कि तय का मेल च से है तो भी च में परिवर्तन होगा, और तय का मेल छ से है तो भी च में परिवर्तन होगा। होना आधा है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। उदाहरण देखिएगा, उत प्लस चारण, तय का मेल हुआ च से, उत प्लस चारण, तो यहां उ तय बन गया आधा च, और चारण जैसा है वैसा ही लिख दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते जी तय कहां गया, तय बता दिया है पहले ही कि तय का आधा च हो जाएगा। उदाहरण फिर देखें, सत प्लस चरित्र, सत तय मेल किसके साथ है, च के साथ में, तो तय का तो आधा च बनना है, ये आ गया सत से, और तय की जगह हो गया आधा च प्लस चरित्र, सत चरित्र। बहुत आसान है समझने के लिए। जगत प्लस छाया, तो जगत जय गे, तय कहां गया जी, आधे च में परिवर्तन हुआ, ये जगत में हम कह सकते हैं जो च है वो तय च में बदल गया है। प्लस छाया, जगत छाया, तो इस प्रकार से आपने देखा कि तय का मेल यदि च से हो या छ से हो तो बनना इसका आधा च ही है। दूसरी बात देखिएगा, यदि तय का मेल जैसे या झ से हो, जय जहाज झ झंडा, इन दोनों में से किसी के साथ हो, तो तय का सदैव ज में परिवर्तन होता है, आधा ज है, हलंत लगा हुआ है। देखें, सत प्लस जन, तो यहां जो सत है ये रहा सत, ये तो सत नहीं है, तो ज कहां से आ गया, ये तय की जगह है, क्योंकि आधा तय आधे ज में परिवर्तन होता है। और यदि मेल ज के और झ के साथ हो, तो मेल किसके साथ है, ज के साथ, तो आधा ज बना सज्जन। ध्यान रखेंगे, सत प्लस जन का मेल हुआ सज्जन, यहां जो आधा तय है वो आधे ज में परिवर्तित हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, उत प्लस ज्वल, तो आधा तय आधे ज में जाएगा, उ आधा ज वेले, उज्ज्वल। यह वर्तनी में बहुत आता है क्योंकि इसमें जो है दोनों ज आधे होने चाहिए, यही सही वर्तनी है। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, दोनों ज आधे होते हैं उज्ज्वल में। तो एक तो ज्वल ये तो है ही है, लेकिन ये आधा ज कैसे हो गया पहला, क्योंकि आधे तय का जो है आधा ज हो जाता है यदि इसका मेल ज के साथ हो या झ के साथ हो। नियम 3 देख लीजिएगा, यदि ते या डे से मिले, ते टमाटर या डे डलिया से मिले, तो यह सदैव आधे टे और आधे डे में परिवर्तन होगा। मतलब अगर टे के साथ मिलेगा तो आधा टे, और डे के साथ मिलेगा तो आधा डे, दो इस बार में टे बनने हैं। अगर टे के साथ होगा तो आधा टे बनेगा, टे डे के साथ होगा तो आधा डे बनेगा। दोनों का एक उदाहरण देखिए, जैसे बृहत टीका, ते यह मेल किसके साथ है, टे के साथ, तो बनना आधा टे है, बृह ये रहा, आधा टे गया आधे टे में, और टीका ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया बृहत टीका। संधि विच्छेद में कुछ भी लोप नहीं होता है, सब कुछ है। बे रे है ते, बे रे है ते, क्योंकि वो ते का परिवर्तन है, और टीका ये लिखा हुआ है, तो सभी के सभी जो वर्ण है वो होते हैं। यहां देखेंगे उत प्लस डयन, तो ते का मेल इस बार डे के साथ है तो आधा डे ही बनेगा, ये बना ते का बन गया आधा डे, और डयन ही लिखा उड्डयन। तो इस प्रकार से ते जब ते के साथ मिलेगा डे के साथ मिलेगा तो आधा टे और आधा डे बनेगा। आगे देखें आप, आधा ते का मेल यदि ले के साथ हो तो ते सदैव आधे ले में ही परिवर्तित होता है। फॉर एग्जाम्पल, उत प्लस लास, उत प्लस लास, अब जो आधा ते है वो किसके साथ मेल कर रहा है,
ले के साथ में, तो ये जो आधा ते है इसका आधा ले बनेगा, ये रहा उल प्लस लास, तो आधा ले आधी ते की जगह आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पांचवा, ते का शे के साथ मेल हो तो ते का आधा चे बनता है एवं शे का आधा छे बनता है। ये नंबर 5 और नंबर 3 ये थोड़े टिपिकल रहेंगे। इनमें देखो पहले वाले में तो आधा चे बनेगा मेल किसी के साथ हो, दूसरे वाले में आधा जे बनेगा मेल दोनों में किसी के साथ हो। यहां टे के साथ है तो आधा टे, डे के साथ है तो आधा डे, ले के साथ है तो आधा ले बन जाएगा। परंतु यहां देखिएगा ते तो बदलेगा आधी चे में और शे बदलेगा आधी छे में। हलंत लगा हुआ है नीचे, बिना हलंत के नहीं लिखेंगे। ये कैसे, उत प्लस श्वास। अब ते किस में बदलेगा, ते का क्या होगा आधा चे, ते उ आधा चे, ये रहा, ये तो उत की जगह आ गया। शे का क्या बनेगा, छे, ये रहा आधा प्लस वास, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास का जब संधि होगी तो उच्छ्वास बनेगा और उच्छ्वास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस श्वास बनेगा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ते संबंधी नियम। पुनः आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि ते का चे छे में हो तो आधा चे बन जाएगा। उदाहरण दे दिए हैं, आप कापी पे लिख सकते हैं। ते का जे या झे के साथ मेल हो तो आधा जे बनेगा। ते या डे के साथ हो और टे के साथ है तो आधा टे और डे के साथ है तो आधा डे बनेगा। ते का मेल ले के साथ है तो आधा ले बनेगा। उदाहरण देखेंगे उत प्लस लास्ट में किस प्रकार समझाया था। और आप जो है आराम से वीडियो देखें, पूरी वीडियो तसल्ली में, तभी आप सीख पाएंगे। बहुत उम्मीद की जा रही है कि आप लोग सीखेंगे इस चीज से। और ते का मेल यदि शे से होगा तो ते का तो बनेगा आधा चे और शे का बनेगा आधा छे, तभी बनेगा उच्छ्वास। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ते का एक और नियम है कि यदि ते का मेल है के साथ हो तो ते का परिवर्तन दे में हो जाता है, जबकि है का परिवर्तन धे में हो जाता है। आप याद रखेंगे, ध्यान से सुने, ते का मेल है से हो, जैसे यहां ते और मेल है से, ये लिखा हुआ है तत् प्लस हित, तत् प्लस ह हित। इनका जो मेल है यदि होगा तो ते तो बदलेगा आधे दे में और है बदलेगा धे में, तो ये हुआ ते का हुआ दे और हे का हुआ धे, अतः यह बन गया तदित। आपने तदित प्रत्यय सुने होंगे, यह तदित शब्द बना। ऐसे ही उत प्लस हार का होगा उद्धार। आइए आगे देखते हैं और अब हम देखेंगे मुख्यतः नए संबंधी नियम। नए संबंधी नियम है कि यदि रे ऋषि रे शे का मेल ने से हो तो वह अणे खाली में परिवर्तित हो जाता है। पहली लाइन पर ध्यान दें, रे ऋषि रे या शे का मेल यदि ने से हो तो वह अणे खाली में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए आप यहां देखिएगा, रे का मेल किसके साथ, ने के साथ, और परिवर्तित किसमें हुआ, अणे खाली में। देख लीजिएगा दूसरा उदाहरण देख लें आप, शे मेल किसके साथ है, ने के साथ, और परिवर्तित किसमें हुआ, अणे खाली में। यह पहली लाइन का उदाहरण बहुत आसान से आप यहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन है। दूसरा नियम देखिएगा, रे ऋषि रे शे का मेल स्वर से हो परंतु स्वर के बाद ने हो। डबल समझना है, स्वर प्लस ने, जैसे स्वर मान लीजिए ए और ने अन के साथ हो तो भी अणे खाली ने का हो जाएगा। कैसे होगा, उदाहरण इसका देखिए, यहां देख सकते हैं, जैसे शे का मेल है स्वर प्लस ने अन के साथ तो यह भी अणे खाली में हुआ भूषण। भूष प्लस अण, तो अण में यहां ने नहीं है, पहले स्वर है उसके बाद ने है, तो यह परिवर्तित हुआ भूषण। इसी प्रकार आगे देखेंगे, रे ऋषि रे शे का मेल के वर्ग पे वर्ग या अंतःस्थ व्यंजन किसी के साथ परंतु इनके बाद में ने हो तो भी यह अणे खाली में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, नार प्लस अयम। अब आप देखिएगा, रे का मेल है परंतु रे का मेल यहां स्वर भी है, अंतःस्थ व्यंजन भी है, लेकिन उसके बाद में ने है तो यहां भी ने अणे खाली में बदला। नार प्लस अयन बराबर नारायण, अर्थात
ने कहां कहां अने खाली में परिवर्तित होगा। अब यहां देखेंगे रे ऋषि रे शे का मेल ने के साथ हो तो अने खाली होगी, ये तो सबसे आसान लाइन हो गई ने परिवर्तन की। परंतु यदि रे ऋषि रे और शे का मेल स्वर से हो और उसके बाद में न हो तो भी अने खाली होगा। रे ऋषि रे शे का मेल के वर्ग पे वर्ग के किसी भी वर्ण से हो और उसके बाद में न आ जाए तो भी यह अने खाली में ही परिवर्तित होता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम अने खाली में हुआ, त्रश प्लस ना तृष्णा, ये जो है बहुत आसान परिवर्तन है। आप यदि इसको देखेंगे समझेंगे आराम से तो समझ में आएगा। बात करें मैं संबंधी नियम की, मैं के बाद यदि मैं आए तो कोई भी परिवर्तन संधि में नहीं होता है। यानी कि मैं के बाद पहला मैं जो है वो हलंत के साथ है, शुद्ध रूप है मैं का, के बाद मैं आ जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सम प्लस मान, तो ये जो आधा में है आधा ही बना हुआ है, सम प्लस मान सम्मान, कोई परिवर्तन नहीं, सबसे आसान है। सम प्लस मति, देखिए आधा में है ये रहा आधा में, सम प्लस मति सम्मति, मैं के बाद मैं आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे सम्मान और सम्मति। इसके लिए वर्णमाला जरूर ध्यान रखें, आती है तो आप निश्चित रूप से ये सीख जाएंगे। आइए आगे देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ और उदाहरण। आइए देखते हैं मैं का मेल वर्ग के किसी वर्ण से हो। यहां वर्ग के किसी वर्ण से तात्पर्य है कि के वर्ग, चे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग और ते वर्ग, 5 वर्ग हो गए। एक वर्ग में 5 हो गए व्यंजन, तो 5 पंजे 25, के कबूतर, खे खरगोश, गे गमले से लेकर के मैं मछली तक 25 वर्णों के साथ किसी से भी यदि मैं का मेल 5 वर्गों के किसी भी वर्ण से हो तो मैं उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार होगा अंकी बिंदी में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलन, अर्थात ये होगा संकलन, तो यहां जो मैं है वो अनुस्वार में परिवर्तित हुआ। परम प्लस तु बराबर परंतु, अब परंतु यहां जो है आपका पंचमाक्षर। नेक्स्ट देखेंगे सम प्लस गति संगति, संगति यहां फिर अनुस्वार में बदला, लेकिन बदलेगा कौन से में? अणे खाली वाले में। यहां अणे खाली वाले में, यहां ने में, क्योंकि यहां तय से है, जब तय से मेल है तो तय का पंचमाक्षर न होता है, तो यहां ये न अनुस्वार में बदलेगा। इसी प्रकार से सम प्लस पूर्ण, यहां पे वर्ग का पंचमाक्षर में होता है, तो जो अनुस्वार है वो में का उच्चारण देगा संपूर्ण, संपूर्ण परंतु। अब यहां अंतर समझ में आ गया कि यहां मैं क्यों है और यहां ने क्यों है, क्योंकि तय का पंचमाक्षर है ने और पे वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो है मैं। तो जिस वर्ग का मैं का मेल जिस भी वर्ग के वर्ण से होगा उसी के पंचमाक्षर में अनुस्वार सुनाई देगा। आइए देखते हैं कि यदि मैं का मेल अंतःस्थ है, अर्थात ये रे ले वे, या ऊष्म, ऊष्म का मतलब है शे और है, शे सल्यम से षटकोण से सपेरा है हलकारा, ऊष्म व्यंजन से हो तो मैं सदैव अनुस्वार अंकी बिंदी में ही होता है। जैसे कि सम प्लस योग, संयोग, संयोग, ना में होगा ना ने में सुनाई देगा, संयोग। सम प्लस विधान, संविधान। अब यहां जो है ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। वे क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। सम प्लस रक्षक, संरक्षक, अंतःस्थ व्यंजन है। सम प्लस हार है, ऊष्म व्यंजन है, संहार। तो यहां जो अंकी बिंदी है ना अनुस्वार, ना वो ने में है ना में है, अंग में ही है, अनुस्वार में परिवर्तित होगा यदि कोई अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का मेल जो है में के साथ होता है। में का मेल अंतःस्थ व्यंजनों से हो या ऊष्म व्यंजन से हो तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार में जो उच्चारण हमें सुनाई देता है वो या तो ने में देगा जैसे परंतु में दिया, में देगा जैसे संपूर्ण में दिया, और अंकी बिंदी में दिया जैसे संहार या संविधान में दिया। इस प्रकार से
अब आप देखेंगे व्यंजन संधि का अंतिम जो रूप है वो है से संबंधी नियम के रूप में, कि से पहले ए और आ को छोड़कर, यदि दोनों स्वर ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर के साथ इसका मेल हो जाए तो से का हमेशा श हो जाता है, श षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। से पहले, ये से है, से के पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, जैसे ई है, यहाँ ये छोटा ई है, यहाँ ऊ है, तो सदैव जो श है वो श में, जैसे वी प्लस सम बराबर विषम, सु प्लस समा बराबर सुषमा, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों, ये अभी आपने जो चैप्टर के अंदर देखा है संधि का शेष भाग, आप व्यंजन संधि सीख रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम। साथियों देखते हैं व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि। विसर्ग सब बच्चे जानते हैं, वर्णमाला में भी पढ़ाया है कि जो दो बिंदी होती हैं इन्हें विसर्ग बोलते हैं, और जो इनका उच्चारण है वो है के रूप में होता है। अर्थात एक बार सीखिएगा, ये लिखा हुआ है अत, और यदि इसमें हम विसर्ग लगा दें तो ये होगा अतः, अतः। अतः में ये है का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो है का उच्चारण देता है, ये विसर्ग देता है। लेकिन संधि होने पर ये विसर्ग गायब हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। वही हम सीखेंगे कि विसर्ग में क्या विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग के बाद, अर्थात कोई भी जहां भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद या विसर्ग का मेल हम कहें किसी स्वर या व्यंजन से हो, तो विसर्ग में विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के साथ जो इसका मेल होगा उसमें विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, कुछ ना कुछ उसका और बनेगा, और यही विसर्ग संधि है। क्या बनेगा जी, कैसे, आप देखेंगे। यहां देखें आप, निहि, नी और विसर्ग, अर्थात निहि प्लस आहार, तो ये नी आहार होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, निराहार, निराहार। विसर्ग तो नी ये रहा, आहार ये रहा, फिर ये रे कहां से आ गया, ये जो विसर्ग था ये विसर्ग परिवर्तित हुआ किसमें, रे में। अब बच्चे सोचेंगे कि रे आधा होगा तो ये पूरा कैसे हो गया, क्योंकि इसमें ना आ आया हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि संधि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, संधि विच्छेद करें या संधि करें क्यों गायब हो जाएगी या लोप हो जाएगा। अब नी ये रहा, आहार ये रहा, और विसर्ग कहां है जी, विसर्ग ये रहा जो रे के रूप में है, तो यहां विसर्ग का परिवर्तन रे में हो गया। देखें, तपह प्लस भूमि। अब इन शब्दों को इसमें ढूंढो, यहां तप ये लिखा हुआ है, भूमि ये लिखा हुआ है, और विसर्ग के स्थान पे क्या आ गया, ओ, अर्थात इसमें विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ, जो विसर्ग में विकार उत्पन्न हुआ वो ओ में हुआ, इसको कहेंगे तपो भूमि। तो विसर्ग रहता है किसी न किसी रूप। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम है कि विसर्ग किस किस चीज में परिवर्तित हो सकता है, ये आप देखेंगे। विसर्ग में संधि विच्छेद करने से बहुत अच्छा समझ में आएगा, नियम तो इसके बहुत ज्यादा डीप में, वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत तैयार नहीं करने ना पूछा जाएगा। आप यहां देखें, जैसे मन प्लस अनुकूल, तो मन ये हुआ मनोनुकूल, तो यहां आपको विसर्ग का परिवर्तन किस में दिख रहा है बताइए, ओ में दिख रहा है, ये रहा ओ में, ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हुआ। देखें, वय प्लस वृद्ध, क्या बनेगा, वयोवृद्ध, क्योंकि वय वृद्ध तो कुछ नहीं होता, वयो वृद्ध, तो यहां भी वय वृद्ध, लेकिन विसर्ग किस में गया, ओ में गया, ये बना वयो वृद्ध। तो विसर्ग का परिवर्तन अभी हमने किसमें सीखा, ओ में। आइए देखते हैं, यहां देखेंगे आप, निहि प्लस धन, तो नियोधन तो कोई शब्द होता नहीं है, नियो ओ में तो परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात क्या बनेगा, निर्धन, नी प्लस धन, और अब की बार जो विसर्ग गया वो किस में गया, रे में गया, ऊपर लगा हुआ रे, अर्थात ये आधा रे हलंत के साथ है, निर्धन, तो विसर्ग का परिवर्तन रे में देख लिया आपने। पुनः देखें, दु प्लस बल, दुबल से क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो शब्द क्या होता है, दुर्बल, तो यहां भी जो विसर्ग है उसका परिवर्तन रे में साफ दिख रहा है।
निहि प्लस छल, नीचल या नीछल कुछ नहीं होता है, निश्चल हिंदी में शब्द होता है, अर्थात ये विसर्ग ही है जो किसमें परिवर्तित हुआ, श में परिवर्तित हुआ। यहां देखेंगे नी प्लस कपट अर्थात निष्कपट, यहां जो विसर्ग है वो हमारा जो से षटकोण होता है उसमें परिवर्तित हो गया है। नम प्लस ते, नमते तो नहीं होता, शब्द क्या होता है नमस्ते, तो यहां जो नमस आधा से है ये कहां से आया है, ये विसर्ग से आया है। विसर्ग ओ में परिवर्तित होता है, विसर्ग रे में परिवर्तन हुआ, विसर्ग का श में परिवर्तन हुआ, यहां विसर्ग का से में परिवर्तन हुआ, यहां भी विसर्ग का से में परिवर्तन हुआ। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधि कि जहां विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता उसे हम जैसे का तैसा रखते हैं। प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, आपने प्रातः काल ऐसा ही लिखा देखा होगा, हमें यहां है बोलना होता है प्रातः काल। अंतः प्लस करण अर्थात अंतःकरण, है का उच्चारण आपको सुनाई देगा अर्थात हमें विसर्ग ही रखना है। पुनः फलित अर्थात पुनः फलित, दोबारा से जिसका फल मिले। इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जिसमें विसर्ग जो है वो परिवर्तित हो जाता है से में, जैसे कि नमः प्लस कार तो ये होगा नमस्कार, और पुरः प्लस कार तो ये होगा पुरस्कार। यहां जो परिवर्तन है वो विसर्ग का से में हुआ है, ये इसके अपवाद हैं। ये संधि की महत्वपूर्ण क्लास व्यंजन और विसर्ग आपने पढ़ी। साथियों इसके विषय में जो प्रश्नोत्तरी प्रश्नमालाएं हैं वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप नियमित हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट्स करना ना भूलें। दीजिएगा अनुमति। जय हिंद।